सशस्त्र सैन्य बल है उसका काम हो जाता है कि जो हमारी सीमा है उसको यथास्थिति में रखे। और इसके लिए जनरल सीडीएस रावत का बयान आया है कि अगर बातचीत के से इस पूरे मसले को नहीं सुलझाया जा सकता है तो हम सैन्य ऑप्शन को भी खुला रखेंगे। और ये दिखलाता है कि अब भारत सीधे तौर पर चीन से आमने सामने की लड़ाई। पहले भी हमने चीन को आर्थिक रूप से तोड़ने की लगातार कोशिशें की है, तमाम बंदिशें जो लगाई जा सकती थी वो लगाई जा रही हैं और अब सैन्य विकल्प की बात चल रही है। और इसके अलावा दुनिया में हमने चीन की जो विस्तारवादी नीति है इसको लेकर दुनिया के तमाम देशों के पास गए हैं, उनको बताया है कि किस तरीके से चीन ये बताइएगा, ये जो पहली बार ऑफिशियल कमिटमेंट हुआ है कि देखिए अगर अब टॉक्स नहीं चलती हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिकल वेपन है, हम आगे बढ़ेंगे और मिलिट्री ऑपरेशन भी हमारे सामने है। ये क्या माना जा रहा कि जो अभी तक हम करने की कोशिश में थे वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, वहां से भी कुछ होना चाहिए। ये इसलिए ये बयान आया कि अब आप तैयार हो जाइए और ये ऑफिशियल रिएक्शन है सीडीएस साहब का पहली बार जब से ये मामला सामने आया है। देखिए, पैंगोंग त्से और डेप्सांग में चीन का जो रवैया है, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जब बातचीत हुई थी तब कहा था दोनों देश जो है वो पीछे जाएंगे। चीन ने पीछे जाने से साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद से परेशान होकर भारत ने इस तरीके के सीडीएस ने बयान दिया है, क्योंकि कल ही सीडीएस रक्षा मंत्री और एनएसए के बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीडीएस का यह बयान आना कहीं ना कहीं उन्हें ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत समाचार ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बड़ा बयान आया और उस बयान के अंदर जो बात उनकी तरफ से सामने रखी गई है कि भारत और चीन के बीच मुज़ाकरात तातुल का शिकार है और अगर ये मुज़ाकरात इसी तरीके से सरद महरी के साथ चलते रहे तो मिलिट्री ऑप्शन एक लास्ट ऑप्शन उनके पास रहेगा। लेकिन उससे पहले वो सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वजीर दिफा और वजीर खारजा और दीगर लोग जो चाइना स्टडी ग्रुप के साथ मुंसलिक है वो लगातार सूरत हाल पर नजर बनाए रखे हुए हैं और स्पेशली जो सूरत हाल अक्साई चीन और दीगर इलाकों के अंदर बनी हुई है जहां पर J-20 बॉम्बर्स और दीगर चीजें लगाए गए हैं उस पर सख्ती के साथ नजर रखी जा रही है और हर एक सैटेलाइट इमेज और हर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बारीक बीनी के साथ लिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो किसी तरीके की कोई चूक ना रहे। बड़ा बयान इस वक्त दिल्ली से आया है सामने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो काफी खामोश थे जब से चीन और भारत की फौजों के बीच आमना सामना लद्दाख के अंदर हुआ तब से लगातार कोई भी इस तरीके का सख्त गिर बयान सामने नहीं आया था। तो हम पहली बार इस वक्त भारत सरकार के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन ऑन टेबल इफ टॉक्स फेल। बड़ा बयान उनकी तरफ से कोट अनकोट करके मैं बता रहा हूं आपको, मिलिट्री ऑप्शन ऑन टेबल इफ टॉक्स फेल, यह बयान दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की तरफ से, क्योंकि लगातार वजीर दिफा और वजीर खारजा की तरफ से यह कोशिशें की जा रही थी कि मामला जो है वो तातुल का शिकार ना हो और पीएलए और बीजिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस बात को समझे। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बीजिंग तक काफी ज्यादा हलचल भी थी। ताहम इस हलचल के बीच बड़ी हलचल जो इस वक्त पैदा की है वो बिपिन रावत के बयान ने की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जिस शिद्दत के साथ चल रही है, जिसके साथ चल रही है, उम्मीदें तो है लेकिन कब ये इसमें ब्रेक थ्रू का कहना मुश्किल है। लेकिन एक और ऑप्शन भी हमारे साथ है कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, मिलिट्री ऑप्शन भी खुला हुआ है। बात क्या, ये जो अभी तक बातचीत चल रही थी 5 राउंड, लगभग छठे राउंड की तैयारी इस वक्त एलएसी पर चल रही थी। 4 राउंड दिल्ली के अंदर भी हो चुके हैं। वज़ीर खारजा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले और जो एम्बेसीज के जो नुमाइंदे हैं वो भी मिले, जिम्मेदारान से बातचीत आपसी हुई। तो क्या ये माना जाए कि वो सभी राउंड्स कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, जिसके बाद अब अंदाजा इस बात का हो गया है कि शायद आर्मी इज द लास्ट ऑप्शन? देखिए, पहले राउंड की जो बातचीत हुई थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने अपने हमनसब जो वहाँ के हैं वांगली उनके साथ बात की थी, तो उसके बाद हमने पेशरफ थोड़ी सी देखा था उस मकाम पर जहाँ पर खूनी झड़प हुई थी, जहाँ पर 40 से ज़्यादा जवान जो थे वो शहीद हुए थे। और उसके बाद जो सिचुएशन थी वो हमने देखी थी कि तकरीबन एक ग्रे जोन बनाया गया था, बफर जोन बनाया गया था दोनों तरफ से, तो वहाँ पर एक सुकून तारी था। लेकिन जब पैंगोंग और टीएसओ जो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिप्सांग जो
स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब बातचीत पहुंची तो वहां पर पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो जिम्मेदार वहां से बातचीत के लिए आए थे, उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा कि देखिए हम जहां पर हैं और आप जहां पर हैं, आप भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए, हम भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए। व्हाट दैट इट मीन्स कि आप पॉइंट 4 पर इस वक्त है, 1 किलोमीटर आप पीछे जाइए, हम 1 किलोमीटर जाएंगे, वो 5 के या 5.5 के आसपास बीच में रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली 8 से 5-4 तक आने का मतलब जो था, जितना वो स्पेस है वो उनके पास आ गया। तो ये आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, क्योंकि फिंगर 8 तक जाना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और दिप्सांग को खाली करवाना स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह कि ये तातुल जो है यहां पर चला, जिसकी वजह से अभी तक कोई ज्यादा पेशरफ जो है वो नहीं देखने को मिली। और फाइनल स्टेटमेंट आज आपके सामने है कि मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे सामने है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो बात एक तरफ जहां पर फौजी तातुल बरकरार है और बयानात का सिलसिला जारी है, मजीद कुछ इस पर अपडेट आती है तो आप तक पहुंचाएंगे। बात अब जरा कोविड-19 के हवाले से, जहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं केसेस मुल्क के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर वैक्सीन की तैयारियां भी अब तेज कर दी गई हैं और कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जिसमें एक और पेशरफ्त बहुत जल्द हो सकती है। और इसी हफ्ते आज से फेज 2 के ट्रायल जो भारत के अंदर भारत के एक बड़े इदारे की तरफ से कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है, उसके ट्रायल आज से शुरू होने जा रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर ये ट्रायल्स होंगे। मुंबई के अंदर भी ये ट्रायल्स होंगे। इसके अलावा फेज 2 के ट्रायल्स दिल्ली के एक हिस्से के अंदर बड़े इदारे के अंदर होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भारत का एक बड़ा इदारा सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी शराकतदारी के साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई वैक्सीन है, इसमें भारत का भी एक बड़ा हाथ था, बड़ी पार्टनरशिप रही है सीरम इंस्टीट्यूट की। उसकी तरफ से जो पेशरफ्त की गई थी, जो बड़ी कोशिश की गई थी, उसके नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता सामने लाने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि इस एक हफ्ते के दौरान हजारों की तादाद में नए लोगों को कोरोना वैक्सीन जो तैयार की गई है उसके फेज 2 के ट्रायल्स के तहत उनको डोज दिए जाएंगे और जल्द एक हफ्ते के अंदर इसके नताइज भी सामने आ सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है और सबसे बड़ा वैक्सीन तैयार करने का इदारा, इस वक्त उन इदारों में इस सीरम इंस्टीट्यूट का नाम भी आता है जो दुनिया के बड़े इदारे हैं। फेज 2 और 3 के जो ट्रायल्स हैं, ह्यूमन ट्रायल्स यानी इंसानों पर इस वैक्सीन का जो तजर्बा किया जा रहा था, वो अब दोबारा सेकंड फेज में दाखिल हो चुका है। आज से एक और पेशरफ्त देखने को मिल सकती है और माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान, 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान जो आज ट्रायल शुरू होंगे, इसके नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता इशफाक सामने आ जाएंगे। बड़ी अच्छी खबर है कि वैक्सीन में पेशरफ्त हो रही है और जिनको फेज 1 में दिए गए थे ट्रायल के तौर पर, उनके मस्बत नताइज जो वो सामने आ रहे हैं। और अब भारत सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन की डिटेल्स और वैक्सीन पूरी तरह से कामयाब होकर हमारे सामने होगा, जिसके बाद नए साल के आगाज के साथ ही वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम भी हाथ में लिया जा सकता है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। तो बढ़ते जरा आगे, अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खबर सियासत की है और सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस के हवाले से खबर आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं मुल्की सतह की भी खबरें आपको बताएं और मकामी सतह की भी खबर बताएं, यानी जम्मू कश्मीर की भी खबर। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उसका असर पूरे इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए हुकूमत मार्ज वजूद में आई, उसके बाद कांग्रेस का हाल बेहाल है। और यही वजह कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का आज अहम इजलास होने जा रहा है। पार्टी सदर के ओहदे से हटने की बात भी सामने आ रही है और नया सदर कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों की तरफ से कांग्रेस के सदर जो अभी तक सदर है सोनिया गांधी, उनको एक खत रवाना किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि देखिए पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए एक मजबूत सदर की जरूरत है। और कुछ लीडर यहां तक भी चले गए थे कि गैर कांग्रेसी सदर का होना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दिल्ली में आज इजलास होने जा रहा है और बड़ी तब्दीलियां जो है इनका इम्कान पार्टी के अंदर है और आज ही माना जा रहा है कि पार्टी की जो इस वक्त अबूरी सदर है सोनिया गांधी, जिनको मई 2019 में यानी 1 साल पहले जिन्हें कांग्रेस पार्टी की दोबारा कमान दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी और सदर की हैसियत से उन्हें दोबारा चुना गया था, आज वो पार्टी का जो उनका सदर का ओहदा है उससे हट सकती हैं। आज की मीटिंग में ये बात भी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। और दूसरी तरफ जराये का ये भी मानना है कि आज राहुल गांधी को भी पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जो 23 लीडरान की तरफ से
पार्टी सदर सोनिया गांधी को खत लिखा गया था। उस तहरीरी खत में राहुल गांधी का नाम भी उनके नाम पर फोकस किया गया है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं सपोर्ट उनके नाम को किया गया है। और इस खत में जो कल हमने आपके इसी वक्त के प्रोग्राम में कल आपको बताया था कि 23 लीडरान की तरफ से जो खत लिखा गया, इनमें 5 साबिक वज़ीर आला भी शामिल थे, जिनकी तरफ से कुछ चीजों को लेकर नाराजगी का भी इजहार किया गया था। लेकिन अपनी बात रखते हुए यह कहा था कि इस वक्त जो नौजवानों का या अवाम का एतमाद पार्टी ने खो दिया है, नौजवानों का भरोसा खत्म हुआ है, उसको बहाल करने के लिए पार्टी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने की जरूरत है। और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इन तमाम चीजों को देखे, एक एक पहलू पर गौर किया जाए। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दिल्ली में इजलास होने जा रहा है, तो इस इजलास के अंदर माना जा रहा है कि पार्टी सदर सोनिया गांधी सदर के ओहदे से हट सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी को आज हो सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी जाए। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली नुमाइंदे प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या कुछ डिटेल्स हैं, कब तक मीटिंग शुरू होगी और क्या कुछ आज इस मीटिंग में उम्मीद किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए आसिफ, ये बैठक 11 बजे शुरू होने जा रही है और 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। मुख्य तौर पर क्योंकि एक पत्र सामने आ गया और उस पत्र में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस बात की मांग की है कि पार्टी के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। उसके बाद से जो पार्टी के अंदर घमासान है वो उठ खड़ा हुआ है। एक बार फिर से राहुल गांधी गुट के नेताओं ने इस बात की मांग उठाई है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसमें मौजूदा कई मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं। साथ ही में ये मांग भी उठी है कि पार्टी को गांधी परिवार ही संभाल सकता है और टूटने से बचा सकता है। लेकिन अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र में ये कहा गया है कि अध्यक्ष की आवश्यकता है जो पार्टी को मजबूती तरह से संभाल सके, जमीन पर उतर सके और ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। दरअसल राहुल गांधी को पद छोड़े हुए करीब 1 साल का वक्त होने जा रहा है। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद ये खबर भी सामने आई थी कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ सकती हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है। ऐसी कोई भी अभी सोनिया गांधी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए और जो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी हुई हैं, वो ये साफ और इशारा करती हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये बताइएगा आप कि आज की मीटिंग में क्या कोई नया सदर देखने को मिलेगा, नया प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा? कांग्रेस ही होगा या अपना सोनिया गांधी का घर से कोई होगा, यानी राहुल या सोनिया होंगी, या उससे बाहर का कोई हो सकता है? क्या कुछ अभी कांग्रेस के जरा से आपके पास खबर है? देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि आज हंगामा होने के आसार हैं। हंगामा इस बात का कि सोनिया गांधी अपना इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं, उसके बाद कुछ नेता उसका विरोध करेंगे, कुछ नेता राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, जिस टेन्योर के लिए उन्हें बनाया गया था वो टेन्योर तो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, वो टेन्योर भी खत्म हो रहा है और सबसे अहम बात यह भी है कि अब बगावती सुर उठ रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, वो उनका नाम तक इस पत्र में शामिल है। अशोक गहलोत का कहना है कि उन्हें काफी हैरानी हुई है ये जानकर कि इस तरह का पत्र कोई लिखा गया और ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो चीजें हैं जो अब सामने उठ रही हैं, क्योंकि कोई छोटे नेताओं ने ये पत्र नहीं लिखा है, पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने पत्र लिखा है, युवा नेता भी उसमें शामिल है, पूर्व मुख्यमंत्री उसमें शामिल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल है, कुल मिला के 23 नेता वो हैं। तो ये बात तो साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि अब पार्टी के अंदर बगावती सुर और जो गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं वो उठ खड़ा हुआ है, जो पार्टी के लिए और
बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी एक बड़ी संख्या में वो वर्ग भी है जो गांधी परिवार पर ही भरोसा करता है। बहुत शुक्रिया जी तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी भी चाहते हैं कि गांधी फैमिली सही प्रेसिडेंट, और कुछ लोग ये है कि जो कह रहे हैं कि गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट बनाकर पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है ताकि एनडीए और बीजेपी को घेरा जा सके। जिन लोगों ने दस्तखत किए उन्हें बड़े नाम कौन से, फटाफट से आप सुन लीजिए। कपिल सिब्बल बड़े मशहूर वकील भी है, सीनियर कांग्रेसी लीडर। गुलाम नबी आजाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक्त राज्यसभा के मेंबर है। शशि थरूर आउटराइटली स्पोकन पर्सन है, किस तरीके से बात करते हैं और पहले दिन से अपनी पॉलिसी को लेकर काफी क्लियर है। भूपिंदर हुड्डा साहब, मिलिंद देवरा, मनीष तिवारी, पीजे कोरियन और भी कुछ ऐसे नाम है जो हमारे सामने आ रहे हैं जिन्होंने उसमें साइन किया था और ये कहा था कि अब वक्त आ गया कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस को देखा जाए। जी बढ़ते हैं जरा आगे। अब बात बिजनेस की करेंगे, क्योंकि जब बिजनेस की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से शुरुआत हम करेंगे और कोविड-19 तक जब आएंगे तो मुल्की सतह की सूरत हाल का भी हाल अहवाल आपको बताएंगे और साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है। 5 माह के दौरान वादी कश्मीर में कारोबार को 21 करोड़ रुपए का नुकसान, एक रिपोर्ट सामने आई है और रोजाना 140 करोड़ रुपए की तिजारत इस वक्त जिस पर ब्रेक लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबसे ज्यादा मुतासरा शोबों में से ट्रांसपोर्ट शोबा है। गुज़श्ता 3 ईदें यानी 3 ईदें जो गुजरी हैं, 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन 3 पीरियड्स के दौरान हुआ है और रोजाना 140 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर सभी शोबों को उठाना पड़ रहा है। सयाहत का शोबा हो, बागबानी हो, फूलबानी हो, इसके अलावा आप देख लीजिए सेरिकल्चर या फिर ट्रांसपोर्ट, सयाहत, तमाम ये वो अहम शोबे हैं जिनको बड़े पैमाने पर और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पहले 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल बंद की वजह से और उसके बाद गुज़श्ता 5 माह जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा है, इसमें 5 माह के दौरान कारोबारियों को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। 5 अगस्त के बाद की मईशत जो है उसे एक अंदाजे के मुताबिक 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और एक इब्तदाई रिपोर्ट जो एक ताजिर अंजुमन है उसकी तरफ से अंदाजा लगाया गया है 5 महीने, खासतौर से कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, इस अंदाजे के मुताबिक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 21,000 करोड़ रुपए का पिछले 100 से 120 दिनों के अंदर सिर्फ वादी कश्मीर के 10 अजला के अंदर मुख्तलिफ शोबों को उठाना पड़ा है। कश्मीर ट्रेडर्स अलायंस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 5 माह के लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर कारोबार और तिजारत को 21,320 करोड़ रुपया का नुकसान का सामना करना पड़ा है। 4 सफ़ात पर जारी जो ये अलायंस का रिपोर्ट है उसमें यह साफ किया गया है कि किस तरीके का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 5 महीनों के अंदर जो है वो उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ अबरार खान साहब भी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुल्की सतह पर जो सूरत हाल है, लॉकडाउन के बीच नौकरियां खत्म हो रही हैं और सरकार का क्या कुछ दावा है नौकरियां देने के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फटाफट से पहले अबरार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। अबरार साहब बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप ट्रांसपोर्टर्स को भी देखते हैं और साथ ही साथ आप दीगर जो ताजिर अंजुमन हैं उनके साथ भी आप वाबस्ता हैं। किस तरीके से इस नुकसान को देखा जाए? जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 21,360 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में जो इंतजामिया की तरफ से आपको सपोर्ट की, आपको मदद की बार बार यकीन दहानी कराई जाती रही, क्या वो मुमकिन हो सकी है इन 5 महीनों के दौरान जहां पर नुकसान की बात एक तरफ हो रही है? जहां तक ये नुकसान का हवाला हम दें तो ये खाली हमें कैलकुलेशन कोविड-19 से नहीं करनी होगी जी। हमें कैलकुलेशन पिछले अगस्त से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त से हम कंप्लीट लॉकडाउन में पोस्ट एब्रोगेशन, तब से अभी तक हमारे जो कारोबारी सरगर्मियां हैं ये नेक्स्ट टू नील हैं। सो अगर हम मजमूई तौर पे देखें 4 महीने को छोड़ के करीबन हम जब सारे कैलकुलेशन करते हैं तो ये 80-90 हजार करोड़ के आसपास का फिगर बनता है जो ये सारा लॉस का है। अभी गवर्नमेंट ने जो अभी तक के स्टेप्स थे, आज तक के जो गवर्नर साहब के आने से पहले तक कोई खास पेशरफ्त हमारी उसकी जो इजाले के लिए जो हमारी डिमांड्स हैं उनके लिए कोई स्टेप्स उठाए खास नहीं गए। बट आज आते ही मेरे को लगता है कि गवर्नर साहब ने जो कमेटी बनाई है, लेट्स सी इसका क्या फेट होता है। ऐसा ना हो कि पुरानी कमेटीज की तरह ये कुछ ब्लू आइड लोगों के हाथ में ही जाके रह जाए और जो बेचारा आम ताजिर है या आम ट्रांसपोर्टर है या आर्टिजन है ये हाई एंड ड्राई रह जाए। तो उसके लिए आपके माध्यम से भी हम उनसे अपील करेंगे जो कमेटी है कि वो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को ग्राउंड पे मिलें। जैसे अगर आप आर्टिजन्स के हवाले से करते हैं तो आर्टिजन्स के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले, रादर देन वो लोग जो उसको थर्ड तरीके से या प्रॉक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर्स से मिला जाए।
ताकि आपको एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो समझ आए और कितना एक नुकसान है उसको तखमीना लगाया जाए। इकोनॉमी में खाली आप प्राइमरी फिगर्स नहीं देख सकते, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप प्राइमरी के अगर बात करें तो यस हम फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू और द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेल्स टैक्स एट लखनपुर, बट उतना ही नहीं होता है, ये प्राइमरी। इसके बाद वो 2 से 3 हाथ और बदलता है, उस इकोनॉमी को भी आप जिसको अनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं उसकी भी आपने कैलकुलेशन लगानी होती है। हमारे जॉब लॉसेस जो है वो लाखों में है, हमारा हॉर्टिकल्चर 0 के ऊपर आके खड़ा हुआ है, टूरिज्म की तो आप बात ही मत करें क्योंकि उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। ट्रांसपोर्ट जो है लगभग वर्ज ऑफ इस वक्त एक्सटिंक्शन है। अगर खाली आपने इसके ऊपर अर्जेंट स्टेप्स नहीं उठाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ एक डेथ बेड का काम करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आर्टिजन जो हैं पिछले 1 साल से बेकार बैठे हैं, सिंगल पेनी का काम नहीं है उनका, आगे से क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है, कोविड का वजह भी रही है तो वो भी घरों में बैठे हैं। और तो करीबन 60% लोगों ने जो आर्टिजन है अपने पास जो रिकॉर्ड है 60% जो अभी हम मीटिंग देख के आपको बता रहा हूँ फिगर्स ऑन ग्राउंड 60% लगभग आर्टिजन ने अभी जो है काम छोड़ दिया और बिल्कुल घर में बेकार बैठे हैं हाथ पे हाथ मिला के, क्योंकि आगे से ना डिमांड क्रिएशन में है और ना ही आगे जॉब्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है मजमूई तौर पे गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। तो इसमें हम फिर एक बार आपके माध्यम से अपील करेंगे, जो के शर्मा साहब जी की कयादत में जो कमेटी बनी है, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि बैंकिंग के हिसाब से भी उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को उसमें इंक्लूड किया चेयरमैन साहब को, पर बैंकिंग के हिसाब से भी अगर आपको देखा जाए मॉरिटोरियम का जो हमारा सिस्टम उन्होंने बनाया दैट वाज फ्रॉम फरवरी, बट हमारा जो नुकसान हुआ है वो अगस्त से है। सो पोस्ट अगस्त के बाद के जो एनपीएस हैं उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद हमें इस वक्त 2 तरीके से हेल्प चाहिए। एक हमें चाहिए कि भाई हमें आप एक पैकेज जामिया पैकेज दीजिए जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी के लॉसेस को पहले कंपनसेट करें, उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होनी चाहिए कि बेटा आगे चलने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रोविजनिंग होनी चाहिए। ये चलिए सर, बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि सरकार ने कमेटी बनाई, वो कमेटी तक ही महदूद ना हो बल्कि काम ग्राउंड जीरो पर हो। जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आसिफ ने आपको डिटेल्स बताई थी, लेकिन मुल्क की सतह पर बेरोजगारी के मामले से निपटने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 40 दिन के अंदर तकरीबन 70 लाख लोगों ने उस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्री की, जहां पर सरकार का ये दावा कि आप वहां पर रजिस्ट्री कीजिए आपको नौकरियां मिलेंगी। और 40 दिन के दौरान 70 लाख लोगों की तरफ से पोर्टल पर आकर रजिस्ट्री कर दी गई है। और वजीर आजम की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया गया कोविड-19 के बाद कि किस तरीके से हमने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर और दीगर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, उसको लेकर मुख्तलिफ कंपनियों को जो है वो हाथ में ये काम सौंपा गया था और एक पोर्टल बनाया गया था। उसमें 40 दिन के दौरान 70 लाख के करीब लोगों ने जो है वो वहाँ पर अपने नाम का जो है इंदराज कर दिया गया है। और फिलहाल नौकरियां मिलने का जो सवाल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि स्किल और अनस्किल लेबर्स के लिए जिस तरीके का काम इंडस्ट्री के अंदर है वो कितना है और इंडस्ट्री की खपत कितनी है, उसकी पैदावार कितनी है, फिर वो मार्केट में कितना ज़्यादा, उस वजह से ज़्यादा जो है वो पेशरफ नहीं हो पा रही है। और 21 अगस्त तक जो एक्टिव कंपनियां पोर्टल पर थी जिन्होंने 1 या 1 से ज़्यादा नौकरियां एडवर्टीज करवाई थी वो 443 थी, अब वो बढ़कर 419 तक आ गई है। ये एक अच्छी पेशरफ इसमें आ रही है। और 514 कंपनियां ऐसी पोर्टल पर है जिन्होंने अभी तक 2.92 लाख ने 2,92,000 नौकरियों के जॉब एडवर्टीज कर दिए हैं और उस पर 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो नौकरियां मिलने की उम्मीद है। तो ये डाटा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया और सरकार का मानना है कि गरीब कल्याण की योजना हो जी, रोजगार अभियान हो और 10 तरह की जो आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज एंड मैपिंग का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो है वो बरोए कार लाई जा रही है ताकि कोविड-19 के बाद ये जो 5 माह गुजरे हैं और इसमें स्किल, सेमी स्किल और मजदूर तबका जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, उन्हें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये सरकार की तरफ से भी एक बड़ी बात जो है वो कही जा रही है। तो ये तो था कोविड और पोस्ट कोविड के बाद की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान हो रहा है। बढ़ते जरा आगे और बात बड़ी अहम है जी, और बात अब जरा सियासत की करेंगे। और सियासत की जब हम बात करेंगे तो अब हम श्रीनगर सीधे चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और श्रीनगर से खबर यह है कि पीडीपी की आज की मीटिंग मुलतवी कर दी गई है जी। बिल्कुल, पीडीपी की आज श्रीनगर में मीटिंग होनी थी जो आज मुलतवी कर दी गई है और सरकार से पीडीपी ने इजाजत मांगी थी और बेशतर लीडरान को मीटिंग में जाने से रोका गया। आज पीडीपी की मीटिंग पार्टी के
पीडीपी के सीनियर लीडर की तरफ से आज पार्टी मीटिंग बुलाने का इशारा दिया गया था। मुजफ्फर हुसैन बेग जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैट्रन है, उनकी तरफ से कहा गया था कि आज दिन में पीडीपी के लीडरों की मीटिंग होगी, लेकिन रात देर गए ये बात सामने आई कि पीडीपी ने इस इजलास को मुलतवी कर दिया है, क्योंकि पीडीपी का मानना है कि सरकार की नोटिस में, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में इस बात को रखा गया कि वो मीटिंग करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने न हाँ की न ना की, जिसके बाद इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। इजलास के मुलतवी होने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर क़यादत यानी मुजफ्फर हुसैन बेग के सामने काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के आशीर्वाद के बीच वो मीटिंग बुलाना चाहते थे या इंतजामिया से पूछकर वो अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना चाहते थे। बड़ा सवाल जी इस वक्त ये है। हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उसके साथ साथ श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ सईद तजम्मुल भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, आपके पास इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आना, वो ये है कि आपकी पार्टी की तरफ से कोशिश की गई डेडलॉक को खत्म करने, विद इन द पार्टी जो डेडलॉक है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले दिनों चिट्ठी निकाली, 4 लीडरों को बुलाया, फिर 8 को बुलाया, फिर 11 को बुलाया और पार्टी हेडक्वार्टर तक आते आते मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया जी। और सारे लीडर आए क्योंकि सरकार ने एक एक एफिडेविट जो था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिया था कि कोई भी लीडर नजरबंद नहीं है। आपकी पार्टी की आदत के सीनियर मोस्ट लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की तरफ से कहा गया था कि इजलास तलब किया जा रहा है। शाम को कहा जा रहा है कि इजलास को जनाब फिलहाल मुलतवी कर दिया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई बात बताई नहीं। सियासी जमातों को एडमिनिस्ट्रेशन से आशीर्वाद लेने की जरूरत कब से पड़ी? गौर साहब, बेसिकली जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो सारे नजरबंद हैं। तो जब नजरबंदी है और इस वक्त कोविड का माहौल चल रहा है तो इसमें हमारा एक सिस्टम बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखें और इजाजत मांगी जाए। और ये कोई एजेंडा बेस्ड मीटिंग नहीं थी, ये एक इंटरेक्शन थी लीडरों की। निजामुद्दीन भट्ट साहब ने ऑर्गेनाइज किया था ऑफिस से, तो एक चिट्ठी लिखी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि फिलहाल मीटिंग जो है वो नहीं जनाब, आपने कौन सा जलसा बुलाना था? फारूक अब्दुल्ला साहब ने घर पे मीटिंग बुलाई, 4 लीडरों को बुलाया, 11 को बुलाया, 22 के साथ मीटिंग की, नेशनल कांग्रेस हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई। क्या उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हम जनाब नवाज सुबह जा रहे हैं, हमें इजाजत दे दीजिए? अशफाक साहब, हमारे बेशतर लीडर नजरबंद हैं और नजरबंदी में जब तक इजाजत नहीं दी फारूक साहब भी तो यही कह रहे थे कि हमारे लीडर नजरबंद है। बाद में पता लगा सारे खुले, एक एक करके सारे फारूक साहब की रेजिडेंस पर पहुंचे। तो आप भी ये साबित कर सकते थे ना कि सरकार का दावा गलत है। नहीं, हमारे मामले में गवर्नमेंट ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है। पीडीपी के मामले में गवर्नमेंट ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है कि हमने इनके लीडरों को छोड़ा है। तो क्या पीडीपी के पास ये कैलकुलेशन नहीं था कि हमारे लीडर बंद है, हम मीटिंग किसके साथ करेंगे, क्यों करेंगे? देखो, इंटरेक्शन रखी गई थी। जब आपको ये पता है कि लीडर नजर बंद है तो इंटरेक्शन किनके साथ? ये देखो, यही तो पॉलिटिकल स्टैंड बन रहा है पार्टियां बहुत सारी चीजें। गौर साहब, ये कोई हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी कि हम मीटिंग कर रहे हैं। ये प्लान किया जा रहा था कि एक मीटिंग की जाए जी। इसमें कोई वो प्री-प्लान्ड प्रोग्राम नहीं था या कोई एजेंडा नहीं था कि इसको मीटिंग को करना है। एक कोशिश की गई इंटरेक्शन मीटिंग की और उसमें जब देखा गया कि बेशतर लीडर हमारे बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसको फिलहाल मुलतवी किया गया। यही तो हमारी समझ से बाहर है कि सरकार से आप परमिशन लेना चाहते थे मीटिंग का या क्या करना चाहते थे? नहीं, लीडर बंद है गौर साहब। जो हमारे जेल में लीडर है, जो घरों में नजर बंद है, उस सरकार की इजाजत के बगैर वो बाहर तो नहीं आ सकते। अब जो लीडर बाहर थे उनसे बात करनी है। कुछ लीडर तो आपके बाहर है जिनके साथ मीटिंग में मुजफ्फर बेग साहब इतने बड़े कानूनदान है, तो उनसे ये मिसकैलकुलेशन कैसे हुआ? इसका जो देखो, ये तो पॉलिसी मैटर्स है, इनका जवाब देना पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। पॉलिसी जवाब जनाब है, लेकिन एक चीज जरा समझाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, वो ये भी है कि जब हम पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी का मौकफ और मुजफ्फर बेग साहब का मौकफ बड़े कदर की निगाह से मैं उन्हें देखता हूं, बड़े काबिल है जी, वकील है,
लेकिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुजफ्फर बेग साहब ने ही जम्मू में की थी, जब सारे लीडर खामोश थे। आपको वो भी याद होगा। पीडीपी उस स्टैंड को टो करती है या महबूबा मुफ्ती साहिबा के ट्वीटर्स को टो करती है, जो वो पॉलिसी स्टैंड में? देखो गवर्नर साहब, पीडीपी जो हमारा जो मौकफ है, जो हमारा पार्टी का हैंडल है, जो महबूबा जी का ट्विटर है, और जो पार्टी स्पोक्स पर्सन या पार्टी के वेबसाइट से या पार्टी के ईमेल से जो भी बयान आता है, हम उस पे स्टैंड हैं। इंडिविजुअली बहुत सारे लीडरों की बहुत सारी राय हो सकती है, पार्टी की राय यही है। लीडर और पैट्रॉन में फर्क होता है डॉक्टर साहब, लीडर और पैट्रॉन में फर्क होता है। पार्टी आइडियोलॉजी गवर्नर साहब, पार्टी आइडियोलॉजी वही है जो हम लिख के भेजते हैं, पार्टी आइडियोलॉजी वही है जो हमारे हैंडल से है, पार्टी आइडियोलॉजी वही है कि हम 370 के मामले में सारी जो रीजनल पार्टीज के साथ एक हमारा माहदा हुआ है, हम उस पे खड़े हैं, वही हमारा मौकफ है, पार्टी का मौकफ बिल्कुल वही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हम फटाफट से रविंदर रैना जी के पास भी, रविंदर शर्मा जी के पास चलेंगे, कांग्रेस के तर्जुमान है, जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बात जहां पीडीपी की सामने आ रही है कि पार्टी पैट्रॉन मीटिंग बुलाने की कोशिश में है। पार्टी तर्जुमान कह रहे हैं कि ये ना ये सेट एजेंडा नहीं था जी, हमने कोशिश की थी लेकिन हमें पता था लीडर सारे बंद है, तो कौन कहां जाता, बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसमें यह भी है ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज है, इसमें 1/3 ऑफ द लीडर जो है वो चले गए हैं, जो इन दोनों अपनी पार्टी के अंदर है। तो अब फिर बचे कुछ जितने पार्टी लीडर थे उनकी मीटिंग बुलानी थी, उसमें भी तजाद है कि ये पार्टी ऑफिशियल था नहीं था, लेकिन सब कह रहे थे कि जनाब पार्टी प्रेसिडेंट मीटिंग बुला रहा है। बड़ा सवाल यह है, इसको हम और हल करने की कोशिश करेंगे, सीधे लफ्जों में आप तक आएंगे। हम श्रीनगर भी चलेंगे, सईद रूफ फारूकी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस की जब मैं बात करता हूं तो कांग्रेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है। उस स्टेटमेंट आने से पहले सईद रूफ फारूकी ग्राउंड जीरो पर महबूबा मुफ्ती बंद और मुजफ्फर बेग साहब कश्मकश में है पार्टी की मीटिंग बुलाने के लिए। मुजफ्फर बेग साहब की अहलिया जो है, जो इन दोनों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खवातीन विंग की सरपरस्त है, वो कह रही कि जब तक महबूबा मुफ्ती साहिबा बंद है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। बेग साहब इजलास बुलाना चाहते हैं। तर्जुमान साहब कह रहे हैं कि जनाब यह कोई सेट एजेंडा नहीं था, हमने सरकार से कहा था, अलाउ नहीं हुआ, कोविड-19 है। कंफ्यूजन है पीडीपी के अंदर, या पीडीपी के अंदर अब इतना फुकदान पैदा हो गया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, पीछे जाना है, आगे जाना है। देखिए गवर्नर, इस मीटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बेग साहब की अहलिया है उनने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि जब तक महबूबा जी बाहर नहीं आती तब तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और इस बीच में फिर मीटिंग बुलाना, पहले बेग साहब और उसकी अहलिया के दरमियान ही कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है। दूसरा कि जहां कल मीटिंग की तैयारी की गई, पहले कहा गया कि कल के दिन के हवाले से एक पहले मीटिंग होगी जो पार्टी ऑफिस में होगी, जहां पे निजामुद्दीन भट्ट साहब क़यादत करेंगे, वो भी नहीं हो पाई है। दूसरा फिर जो बेग साहब ने मीटिंग बुलाई थी जहां पे लीडर्स को मदऊ किया गया था, जिन लीडर्स से मेरी बात हुई, ऑलमोस्ट मैंने हर एक लीडर से टेलीफोन के जरिए बात की, तो कहीं मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया हमने। कई ने कहा कि सिक्योरिटी रीजन से हमको छोड़ा नहीं गया तो मीटिंग नहीं हो सकती है, कई ने कहा कि हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर मामला तब सीरियस बना गवर्नर जब लिस्ट बाहर आई, जो लिस्ट बनाई गई थी, जब लिस्ट बाहर आई उसके बाद ही कुछ सेकंड के बाद जो पीडीपी की टॉप लीडरशिप है उन्होंने मीटिंग को कैंसिल करवा दिया। उसमें कई ऐसे लीडर्स हैं जिनके नाम नहीं लिखे गए थे, शायद मामला वहां पे भी बना, क्योंकि नईम अख्तर जो पार्टी के सीनियर लीडर है वो उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, कुछ और भी लीडर्स थे जिनका जिक्र नहीं किया गया था, तो इस वजह से एक ये भी शायद मामला बन सकता है कि मीटिंग को कैंसिल किया गया। यानी पार्टी लीडरशिप के फुकदान से इस वक्त दो चार है, दोबारा आपके पास लौटूंगा, मैं फटाफट आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमान आला भी ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कांग्रेस का स्टैंड जानना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दफा 370 की बहाली को लेकर पी चिदम्बरम साहब का एक स्टैंड है, और जब मैं मुल्की सतह पर देखता हूं तो फिर इनकी पार्टी लीडरशिप की खामोशी भी है। जब रियासत के अंदर आते हैं तो अब कांग्रेस क्या कुछ कह रही है कि जनाब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जी, और अब हमें यह फैसला करना होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के तहत लड़ना है या हमने पॉलिटिकली एक होकर पॉलिटिकल वॉइस के तहत पार्लियामेंट के अंदर बाहर लड़ना होगा। यह कांग्रेस तब कह रही है जब वो 4 अगस्त को सिग्नेटरी बनी उस स्टेटमेंट की, जिस स्टेटमेंट का हवाला परसों दोबारा फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी दिया है।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रविंदर जी, ये कांग्रेस एक साल के दौरान भी फैसला नहीं कर पाई कि कहां पर जाना है। कश्मीर में आते आते रीजनल एस्पिरेशंस को हाथ में लिया जाता है, जम्मू आते आते थोड़ा सा ठंडा पड़ता है, दिल्ली आते आते आप बड़ी चीजें भूल जाते हैं। ये स्ट्रेटजी है या प्रॉब्लम है? देखिए, आप सेंटिमेंट्स को समझेंगे। 4 अगस्त को जो गुपकार स्टेटमेंट हुई, उस वक्त ये अप्रीहेंशन थी कि कुछ अजीबोगरीब होने वाला है जम्मू कश्मीर के साथ। क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन ये समझा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ, रियासत के साथ कुछ खिलवाड़ या छेड़खानी होने वाली है। उस वक्त हमने बिल्कुल उस बात पे हम आज भी स्टैंड है। हमने कहा कि अनडेमोक्रेटिकली, यूनिलेटरली आप कोई ऐसा कदम मत उठाइए, स्पेशल स्टेटस या 370 या 35 है जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ मत छेड़खानी करिए। उस पर हम आज भी स्टैंड है। हमने अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को जिस तरीके से उसको रियासत को भी तोड़फोड़ कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, 2 यूटी बना दिया, डिवाइड किया हिस्टोरिकल स्टेट को, उसके हम बिल्कुल खिलाफ थे। 370 या 35 के स्पेशल दर्जे को जिस तरह से उन्होंने आर्बिट्रेरली उसको एकतरफा कार्रवाई करके विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड स्टेट होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, कि उन्होंने जो कदम उठाया वो उनकी सोच थी, और उसमें जो है वो हम बिल्कुल हमने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी मुखालफत की। लेकिन अब हकीकत ये है कि 1 साल के बाद जो लद्दाख एक यूटी बन चुका है, जिसमें कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, लेह का सेंटिमेंट अलग हो सकता है, करगिल का अलग हो सकता है, गलत सही एक किया। और जम्मू में कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि बहुत गलतियां भी हुई। जिन लोगों को ये उस वक्त महसूस हो रहा था कि 370 या ये तोड़ने से आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, जम्मू का बहुत भला होगा, आज काफी उसमें ये समझ आ रहा है कि कई चीजें इसमें गलत। रविंदर जी, हाँ, कुछ चीजों के लिए लोग ये ठीक है कि क्योंकि कुछ सेक्शन जो 70 साल से यहाँ रहे हैं, उनके बारे में ये आम राय थी कि ये लोग यहाँ रहे, इनको कुछ ना कुछ अधिकार। रविंदर जी, मैंने लेंगे थोड़ा सवाल ही नहीं पूछा, मैंने टू द पॉइंट सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है कि हम गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हैं या गुपकार डिक्लेरेशन के बाहर है? सवाल तो सीधे है। गुपकार डिक्लेरेशन 4 को हुई। अब जो उन्होंने कहा है उसमें एक राइटर हमारा ये है कि जहां तक जम्मू कश्मीर की मौजूदगी है, इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लैंड एंड जॉब्स। लेकिन वो तो है नहीं ना, गुपकार डिक्लेरेशन में वो चीज ही नहीं है। सुनिए, उन्होंने जो भी कहा, वो जो भी कहते हैं एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि हमने अरे मरहले में ये कहा, हमने पहले आप मेरी बात तो नहीं आप समझ के ना, आप चूंकि साहब या मैं इस बात का एहतराम करता हूं, आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। सवाल सीधे से है, आप गुपकार डिक्लेरेशन के 4 अगस्त के पॉइंट टू पॉइंट के साथ हैं या अब आप अमेंडमेंट के साथ हैं? अमेंडमेंट अभी हुई नहीं है। नहीं, जो गुपकार डिक्लेरेशन थी दैट वाज रेलेवेंट फॉर दैट डे कि 5 अगस्त से पहले हमने कहा कि डोंट टच इट। लेकिन जो आज नहीं, सीधे पहले, नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, कांग्रेस बिलीव इन दैट? नो, इट हैज नॉट लॉस्ट रेलेवेंस। हम ये मानते हैं कि उसके बाद जो हुआ वो गलत, आर्बिट्रेरी, अनकंस्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिकली हुआ। अरे जनाब वो जो हुआ ना, लेकिन मैं तो गुपकार डिक्लेरेशन पर रुकूंगा। क्यों? फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब बयान दोबारा जारी किया, उसमें कांग्रेस का नाम भी है, और मुझे बड़े हाई कंफर्म सोर्स से यह भी पता लगा कि कांग्रेस ने कंसेंट दिया नाम लिखने के लिए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि देखिए हम इफ एंड बट्स के साथ हैं, लेकिन वो इफ एंड बट्स उस दिन के प्रेस नोट में नहीं है। ब्रॉडली हम उस इशू के साथ हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि उसी दिन हमने जब स्टेटमेंट आई, एक स्टेटमेंट हमारे कांग्रेस सदर की तरफ से उसको क्लैरिफाई करते हुए, कंट्राडिक्ट ना करते हुए एक स्टेटमेंट आई, जिसमें हमने ये बात कही कि ये अनडेमोक्रेटिक, आर्बिट्रेरली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने इस चीज को डिवाइड किया, खत्म किया, एब्रोगेट किया, अमेंडमेंट की, उसके साथ हैं गुपकार रोड। साथ में हमने कहा कि रेस्टोर स्टेटहुड एंड गिव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर जॉब्स एंड लैंड फॉर द टाइम बिंग। ऑन द सेकंड लाइन कांग्रेस इज एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट, जिस तरीके से पार्लियामेंट में बहस हुई, राज्यसभा में पास हुआ, और जो आज के दिन की हिस्ट्री है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं विद दिस कि देखिए अब हमें प्रोटेक्शन देके दे दीजिए, स्टेटहुड वापस दे दीजिए एंड गो अहेड।
तो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का स्टैंड आपको पता है, देश को पता है, लेकिन उन्होंने एक बात की जो एकतरफा हम मानते हैं। अब वही बात ये है कि जो सिचुएशन आज है उसमें हमने कहा कि रेस्टोर स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मध्य प्रदेश मांग सकता है, नॉर्थ ईस्ट में आर्टिकल 371 हो सकता है। अरे जनाब, जम्मू कश्मीर में आपको 370 या 35 से नफरत है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है, लेकिन हम सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की भी बात करते हैं फिलहाल। तो सेफगार्ड तो आज है ना, अब के कौन से सेफगार्ड की जरूरत है? लैंड के लिए सेफगार्ड है, मुस्लिम के लिए सेफगार्ड है, अब क्या बता? स्टेटहुड वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एश्योरेंसेस आ चुकी हैं, आपके डिलिमिटेशन स्टेटहुड रेस्टोर्ड, ये सीधी सी बात है। लेकिन मुझे मेरा जो सवाल था वो ये था कि कांग्रेस 4 अगस्त के स्टैंड में तरमीम के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, हम ब्रांडली सारी पार्टी के साथ हैं कि जम्मू कश्मीर को ये बड़ा अच्छा है जी। देखिए, हमारी बात तो ये है, लेकिन सभी पार्टियों के साथ है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं इसके मतलब बीजेपी की भी बात आपके सामने रखूंगा। बहुत शुक्रिया सर रविंदर सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब पहले आपके पास आना सईद रूफ, कितना मुश्किल है ये सारा मामला जब पार्टियों के लिए आगे खाई पीछे कुआं, आग भी लगी है, पार्टी भी बचा के रखनी है और इस बीच वाला लाइन टो करना, ये कितना मुश्किल है? देखिए गौहर, बड़ा मुश्किल है क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आपने बात की इनके साथ। मगर जो यहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप है, मैंने इस हवाले से इनसे बात की है कि क्यों ये कंट्राडिक्ट ऐसे लग रहा है कि यहाँ के का एक स्टेटमेंट है और जम्मू जाके दूसरा और फिर दिल्ली जाके तीसरा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लीडरशिप है वो कुछ क्या फैसला कर सकती है, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगरचे हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी हमें अपने साथ है, हम कांग्रेस के वफादार हैं, मगर उसके बावजूद भी हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। जो कुछ फैसला यहाँ मिलजुल का हो सकता है, जो लीडरशिप यहाँ की कर सकती है, हम उसके साथ हैं। और हमने डे फर्स्ट से कहा कि ये गलत हुआ है, ये अनडेमोक्रेटिक हुआ है, जिस तरह आर्टिकल को एब्रिकेट किया गया है। ये कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप यही तो परेशानी है ना जनाब, अनडेमोक्रेटिक है जी, लेकिन फिर तरमीम के साथ हम इसके साथ भी है, क्लियरिटी कहीं नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया है, दोबारा बयान उनकी तरफ से, उनके पार्टी सदर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सदर है रविंदर रैना, उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि 370 और 35A पर जो लोग दिन में ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, वो उससे बाहर आए, क्योंकि यह हकीकत है। न 370 वापस आना है और ना ही 35A वापस आना है, क्योंकि जो कुछ किया गया है वो कानूनी लवाजमात को पूरा करते हुए सामने रखा गया। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर से शुरुआत होगी। क्यों? 5 महीनों से सब लोग घर में हैं,